हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे क्लास 10th के जिनको प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक्स के अलावा और सारे सब्जेक्ट्स में। बिकॉज मैंने इकोनॉमिक्स की जो टर्म फर्स्ट की वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं चैनल पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको नीड थी कि वो सिविक्स और जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उन चीज़ों को भी समझ सकें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आपका जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश की है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, दैट इज़ पावर शेयरिंग। ठीक है, यानी आज हम सिविक्स के इस चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम बाकी के जो चैप्टर्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं वो भी ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये जो टॉपिक है पावर शेयरिंग। तो ये जो पावर शेयरिंग आपका टॉपिक है ये है आपका चैप्टर फर्स्ट। और आपका टर्म फर्स्ट में आपके दो चैप्टर्स आने वाले हैं सिविक्स से, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जो चैप्टर है इसको हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू इसका बताते हैं, इंट्रोडक्शन बताते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम मेन टॉपिक्स इसके डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आपको इसके नाम में चीज़ें दिख रही होंगी कि इसका चैप्टर का नेम है पावर शेयरिंग। सो इट मीन्स in this chapter we will discuss about what is power and how the power sharing works। ठीक है, यानी पावर क्या होता है और पावर शेयरिंग क्या होती है और पावर शेयरिंग कैसे काम करती है किसी भी कंट्री में। क्योंकि देखो, हम यहाँ सिविक्स पढ़ रहे हैं ना, तो सिविक्स में यहाँ पे आप समझिए कि हम गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं या अपने कंट्री के सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो हमारे सिस्टम को रन करती है। तो यहाँ पे पावर जो वर्ड है ना, पावर किससे रिलेटेड है कि गवर्नमेंट के पास में, सिस्टम के पास में जो डिसीजन लेने की जो राइट हैं, एबिलिटीज़ हैं, उसका मतलब है यहाँ पे पावर। ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो, किसी भी एरिया में डिसीजन ले सकते हो, तो आपके पास क्या है, उस एरिया की पावर है। तो पावर का मतलब क्या हो गया, द एबिलिटी टू टेक एनी डिसीजन या राइट टू टेक एनी डिसीजन, दैट इज़ नोन एज दी पावर। क्लियर। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे, अगर अपने कंट्री की बात करें, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी वर्क करती है। ये सारी चीज़ें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे कि पीपल्स जो होते हैं वो आपके लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो पीपल्स के लिए काम करते हैं। यानी हम लोग जो हैं, हम जो मतलब पब्लिक होती है नॉर्मल, वो इलेक्शन के थ्रू लीडर चुनती है और वो लीडर पब्लिक के लिए काम करता है। तो ये होता है डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो देते हैं या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मानते हैं वो किसको मानते हैं, पब्लिक को। और यहाँ पर पावर किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, उसको हम शेयर करते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम अपने कंट्री का एग्जाम्पल लें तो हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है कि सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा हमने किसको दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है। ठीक है, और उसके अलावा हमने रीजनल गवर्नमेंट को दे रखी है। और अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके पास भी हमने पावर्स दे रखी हैं। यानी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पूरी पावर किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होती है। कोई भी डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो किसी एक पर्सन या एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में नहीं होती, अगर हम कंपेयर करें दूसरी टाइप की गवर्नमेंट से, लाइक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑटोक्रेटिक का मतलब हो गया आपका डिक्टेटरशिप हो गई, मोनार्की हो गई। डिक्टेटरशिप यानी जहाँ पे कोई एक पर्सन क्या है, पूरे कंट्री को रूल कर रहा है। ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ कोरिया वगैरह। और मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पर कोई जो किंग है वो कंट्री पर रूल कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोनार्की। तो अरेबियन कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, एक ही इंसान पूरे कंट्री को रूल करता है, पूरे कंट्री की डिसीजंस को लेता है। तो वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हो रही। लेकिन हम अपने कंट्री में बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को राइट दे रहे हैं डिसीजन लेने का, तो वो कहलाता है हमारा पावर शेयरिंग। ठीक है, तो जैसे हमारे कंट्री में हम बात करें लेजिस्लेचर की। अब देखो, सबसे पहले बात आती है लेजिस्लेचर क्या होता है। तो लेजिस्लेचर का मतलब है वो प्लेस जहाँ पर हम अपने कंट्री के लिए रूल्स बनाते हैं, जहाँ पे हमारे कंट्रीज़ के लिए लॉज बनाए जाते हैं, जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर पाते हैं। ठीक है, अब वो लेजिस्लेचर कौन सी जगह है जहाँ पे हम ये सारे काम कर पाते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा जहाँ भी हमारे नए रूल्स बनते हैं, नए
लॉज बनते हैं वो जगह है आपकी पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट आपकी लोकसभा और आपकी राज्यसभा, ठीक है, ये आ जाती है किस में, आपकी लेजिस्लेचर में। ध्यान रखना इस चीज़ को, लेजिस्लेचर इज दैट इंस्टीट्यूशन वेयर आर गवर्नमेंट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में पहले कोई भी रूल या कोई भी जो लॉ है वो कब पास होता है, जब वहाँ पे जो भी लोकसभा मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स हैं, जब तक वो मेजॉरिटी में उसको वोट नहीं दे देते हैं, तब तक वहाँ पे कोई भी लॉ आपका नहीं पास हो सकता। तो लेजिस्लेचर में क्या होता है, हमारे जो भी कानून हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज हैं, उनको फॉर्म होने का, उनके बनने का काम होता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो है ना वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी कैसे, लेजिस्लेचर के बाद आता है एग्जीक्यूटिव। कैसे आता है कि मान लो हमने कोई भी क्या कर दिया, लॉ बना दिया, ठीक है, अब उस लॉ को कंट्री में रेगुलेट भी तो कराना है, मतलब कंट्री में उस लॉ को लागू कराना है। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो रेगुलेट करना या इम्प्लीमेंट करना, तो उसको हिंदी में बोलेंगे लागू करवाना है। तो इम्प्लीमेंट कराने का कौन काम करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में एक लॉ बनता है, जैसे अभी बना नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी डिमांड करी है, जैसे हमारे यहाँ गर्ल्स का क्या होता है कि मैरिज की जो ईयर डिसाइड है एज वो है 18 ईयर्स। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको इंक्रीज़ करके कर देना चाहिए 21 ईयर्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सपोज़ करिए कि हमारे पार्लियामेंट में जब इस चीज़ पर डिस्कशन हुआ और वहाँ पे इस चीज़ को मेजॉरिटी में मिल जाती है, आपकी कंसेंट मिल जाती है, तो ये रूल क्या हो जाएगा, कंट्री में पास हो जाएगा। अब ये कंट्री में रूल पास हो गया तो इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कराने का आपका जो काम है वो करेंगे आपके एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स आर दोज पर्सन्स हु इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेड बाय द लेजिस्लेचर। यानी एग्जीक्यूटिव्स वो पर्सन्स होते हैं या वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं, जो आपके किसने बनाए हैं, लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने। ठीक है, अब देखो एग्जीक्यूटिव्स हमारे होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है परमानेंट और दूसरा होता है हमारा टेम्परेरी। वैसे ये आपके ना 9th क्लास में है, बट आपको थोड़ा ओवरव्यू बताने के लिए हम कर देते हैं रिपीट। परमानेंट में वो पर्सन आते हैं जो गवर्नमेंट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होते हैं, लाइक पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, आपका जो भी नॉर्मल किसी भी ऑफिस में ऑफिसर्स ले लीजिए आप, किसी भी नॉर्मल लॉ उसको ले लीजिए, किसी भी पर्सन को जो कि अपना जॉब कर रहा है, नॉर्मल जॉब कर रहा है, तो वो आपका आ जाएगा परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में। ठीक है, तो उसके बाद है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में आपके आ जाते हैं लीडर्स। अब जैसे एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके कोई ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, आपके मान लो आसपास कोई भी ट्रैफिक पुलिस है, तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो पर्सन है ना वो हमेशा रहेगा, चाहे गवर्नमेंट चेंज हो या ना हो। जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी गवर्नमेंट है और सपोज़ करो फ्यूचर में कोई न्यू गवर्नमेंट आती है, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस जो है जब तक 60 ईयर्स का नहीं हो जाएगा वो पर्सन तो रिटायर नहीं होगा ना। उसका काम तो यही है कि जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड रूल्स हैं उनको वो इम्प्लीमेंट कराएगा। कब तक, जब तक उसका रिटायरमेंट का टाइम नहीं आता। तो वो कौन सा एग्जीक्यूटिव हो गया, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी पर्सन्स होते हैं किसी भी ऑफिस के इनके, तो उनको हम बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। अब टेम्परेरी का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए अभी जो सीएम है वो सीएम अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फिर नहीं रहेंगे, या जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आज, अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो फाइनेंस मिनिस्टर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो वो केवल तब तक काम कर रहे हैं जब तक कि गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स। अब लास्ट में आता है जुडिशरी। अब जुडिशरी सिंपल है, जुडिशरी में आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको सॉल्व करने का और कंट्री में जस्टिस मेंटेन करने का काम करता है आपका जुडिशरी। तो देखो इन तीनों के पास भी पावर होती है, ऐसा नहीं है ना कि लेजिस्लेचर के पास पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है, या जुडिशरी, तीनों के पास पावर है। तो ये भी तो एक एग्जाम्पल हो गया पावर शेयरिंग का। यानी सिंपल है कि जब हम डिसीजन लेने की जो एबिलिटी होती है या डिसीजन लेने का जो राइट होता है, उस राइट को जब हम दूसरों तक देते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उस काम को हम बोलते हैं या उस चीज़ को हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ पे पीस मेंटेन रह सके। अब देखो मैंने ये चीज़ क्यों बोली कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है, वहाँ पे पीस मेंटेन रह सके।
इसलिए बोली क्योंकि ऐसा हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स में फील किया है। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर पावर शेयरिंग नहीं हुई तो कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, सिविल वॉर्स स्टार्ट हो जाते हैं। सिविल वॉर का मतलब होता है एक ही कंट्री के लोग आपस में जब लड़ाई झगड़े करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। जैसे फॉर एग्जांपल अपने कंट्री के, इंडिया के लोग जो हैं आपस में ही किसी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे, किसी भी मैटर पे आपस में ही लड़ते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सिविल वॉर बोलेंगे। ठीक है, तो सिविल वॉर से बचने के लिए, कंट्री में पीस मेंटेन करने के लिए, कंट्री में यूनिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? पावर शेयरिंग की। अब ये बात जो मैं बोल रही हूँ वो ऐसे ही नहीं बोल रही, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ हमारे पास रियल लाइफ प्रूफ्स हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब वो रियल लाइफ प्रूफ्स क्या हैं उसको समझने के लिए हमको दो कंट्रीज़ की स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। पहली है बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उससे हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली पावर शेयरिंग की नीड क्यों है, वाई वी नीड पावर शेयरिंग। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बेल्जियम की बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि बेल्जियम जो है ना, वो यूरोप कॉन्टिनेंट का एक स्मॉल कंट्री है, एक छोटा सा कंट्री है। और अगर इसके एरिया की हम बात करें तो इसका एरिया हमारे हरियाणा से भी छोटा है, यानी हरियाणा से भी छोटा स्टेट है आपका क्या? बेल्जियम। ठीक है, इसके बॉर्डर्स लगे हुए हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग वगैरह से। लेकिन हमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि बेल्जियम एक छोटा सा स्मॉल कंट्री है और हमारा जो हरियाणा स्टेट है उससे भी ये छोटा है। पॉपुलेशन भी इसकी जो है हमारे जो हरियाणा स्टेट है उसकी आधी पॉपुलेशन है इसमें। जैसे यहाँ पे 1 करोड़ से थोड़े से ज़्यादा पीपल्स यहाँ रहते हैं, जो कि हमारे हरियाणा की आधी है। ठीक है, यानी हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ का एक स्टेट भी उससे बड़ा है, वो छोटा सा कंट्री है इतना, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या ऐसी ज़रूरत है जिसकी वजह से हम यहाँ पावर शेयरिंग को पढ़ रहे हैं, तो उसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ पे जो एथनिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एथनिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? देखो, एथनिक का मतलब होता है, यहाँ नीचे आपको ग्लॉसरी में दे रखा है, अ सोशल डिवीज़न based on social shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or culture or both. देखो सिंपल सी बात है, जब हम कोई भी कल्चर को फॉलो करते हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड या वे ऑफ लिविंग, हमारी लैंग्वेज, हमारा फूड, हमारा फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का तरीका, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं, हमारी लैंग्वेज वगैरह ये सब आते हैं हमारे एथनिक डाइवर्सिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हमारे जो बेल्जियम की हम बात कर रहे थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब वहाँ पे किस तरीके की एथनिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसको हम एक पाई चार्ट के थ्रू समझते हैं। सपोज़ करिए ये पूरा क्या है, कंट्री की पॉपुलेशन को शो कर रहा है। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि हमारे जो बेल्जियम कंट्री है इसके 59% लोग जो हैं वो कौन से रीजन में रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज। ठीक है, देखो आप ना अपनी नोटबुक में भी पाई चार्ट बना लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। अब देखो क्या बताया यहाँ पे कि सपोज़ करो ये 59% है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें ये बोला हुआ है कि 59% जो लोग हैं, इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि 59 थोड़ा बड़ा होगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला कि 59% एक पाई चार्ट बनाएंगे हम। 59% लोग हैं ऐसे एग्जैक्टली जो क्या कर रहे हैं, आपके कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। बाकी इसमें बताया हुआ है कि जो 40% पीपल्स हैं वो आपके रहते हैं कौन से रीजन में? वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और ये लोग फ्रेंच बोलते हैं। यानी आपने अगर थोड़ा फोकस किया होगा तो यहाँ पे मेनली दो लैंग्वेजेस की बात हो रही है। ठीक है, अब 1% जो बचे हुए लोग हैं वो आपके बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज। तो हम अगर नॉर्मली जो मेजर लैंग्वेजेस हैं उनकी बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरे बेल्जियम कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या बोलते हैं? डच लैंग्वेज। यानी आपके बेल्जियम की जो मेजॉरिटी वाली जो लैंग्वेज है वो क्या है? डच। ठीक है,
और अगर हम बेल्जियम की माइनॉरिटी वाली लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज कम बोली जाती है, कम लोगों द्वारा बोली जाती है, वो कौन सी है आपकी? फ्रेंच, दैट इज़ 40%। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, और ये चीज़ इसलिए याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे भी उसकी जो कैपिटल है ना बेल्जियम की, ब्रुसेल्स, यानी जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे ये केस उल्टा हो जाएगा। तो बच्चे क्या होता है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था आप पाई चार्ट बनाओगे तो सिंपली आपको ना देखते ही पता चल जाएगा। आप पाई चार्ट के ऊपर हेडिंग डालिएगा एथनिक डाइवर्सिटी इन बेल्जियम, और फिर जो दूसरा पाई चार्ट मैं अभी बनवाऊंगी उसमें आप हेडिंग डालिएगा एथनिक डाइवर्सिटी इन दी ब्रुसेल्स, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो कंट्री में क्या है, मेजॉरिटी में है डच पीपल्स और माइनॉरिटी में है आपके फ्रेंच पीपल्स। समझ में आया? अब हम बात करते हैं किसकी, इस कंट्री की जो कैपिटल है उसके बारे में, जो है आपकी कौन सी? ब्रुसेल। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ब्रुसेल में क्या कंडीशन है कि ब्रुसेल में जो 80% लोग हैं आपके, वो क्या बोलते हैं? 80% लोग आपके बोलते हैं फ्रेंच। उल्टा हो गया यहाँ पे, यानी जो लोग वहाँ पे माइनॉरिटी में थे पूरे कंट्री में, वो लोग अब यहाँ पे क्या है? मेजॉरिटी में है। और 20% लोग आपके बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज? डच लैंग्वेज। क्लियर है? यानी डच लैंग्वेज वाले लोग पूरे कंट्री में थे किस में? मेजॉरिटी में, और वो यहाँ पे क्या है? माइनॉरिटी में। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना। तो यहाँ पे माइनॉरिटी कौन सी हो गई? माइनॉरिटी हो गई यहाँ पे किसकी? डच लोगों की। ठीक है? और मेजॉरिटी कौन से लोगों की हो गई? फ्रेंच लोगों की। मेजॉरिटी हो गई आपकी फ्रेंच लोगों की। मैं वापस से एक बार क्लियर कर देती हूँ आपको कि हमने बात करी थी कंट्री की, तो कंट्री में ज़्यादातर लोग यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज? डच लैंग्वेज, जो कि कैपिटल में माइनॉरिटी में आ जाते हैं, यानी राजधानी जो ब्रुसेल है वहाँ पे माइनॉरिटी में आ जाते हैं। और अगर कंट्री में फ्रेंच पीपल्स की बात करें तो फ्रेंच पीपल्स वहाँ पे माइनॉरिटी में है, और यहाँ पे कैपिटल में ये किस में है? मेजॉरिटी में। थोड़ा बिल्कुल अपोजिट हो जाता है इसका। ठीक है? तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी ये हम देखते हैं, मतलब ये सब पढ़ क्यों रहे हैं हम? तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का केस हमने समझ लिया। तो क्लियरली क्या था यहाँ पे कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। यानी जो माइनॉरिटी में लोग थे ना फ्रेंच पीपल्स, वो थे तो माइनॉरिटी में, पॉपुलेशन तो इनकी कम थी, लेकिन ये थे रिच लोग थे ये, मतलब पैसे वाले लोग थे और पावरफुल थे। अब जब पैसे वाले थे और पावरफुल थे तो क्या होता था? इनकी थोड़ी ज़्यादा चलती थी कंट्री में। सो दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। यानी पहले जो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इम्पोर्टेंस मिलती थी क्योंकि ये थोड़े अमीर थे, रिच पर्सन थे, पावरफुल थे, तो धीरे धीरे जब डच स्पीकिंग लोगों ने अपने आप को डेवलप करने का स्टार्ट किया, जब इनका भी डेवलपमेंट हुआ तो इन्होंने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट करना स्टार्ट किया फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स को, या जो आपके आप बोल सकते हो जो पावरफुल पर्सन थे, फ्रेंच स्पीकिंग पावरफुल पर्सन, उनको इन्होंने नेग्लेक्ट करने की कोशिश करी। ठीक है? अब देखो सिंपल सी बात है भाई, जब आप किसी को नेग्लेक्ट करोगे तो आपस में टेंशन तो इंक्रीज होगी ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा साथ में फ्रेंड है, अब तुम फ्रेंड के साथ रह रहे हो नॉर्मली, और फिर तुम एकदम से उसको क्या करने लगते हो? नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हो, उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो आपस में होगी ना लड़ाई। तो सेम वे में वहाँ पे क्या हुआ कि जब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट किया किसने? डच स्पीकिंग पीपल्स ने, तो इन दोनों के बीच में टेंशन्स बढ़ने लगी। ठीक है? किस टाइम पीरियड की बात है ये? 1950s की और 1960s की, या 50s 60s ऐसे करके जब आता है ना, इसका मतलब है पूरे 1950s, यानी पूरे डिकेड की बात हो रही है, यानी अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 1941 से लेके 1949 तक, और इधर 1951 से लेके 1959 तक, समझ 60 तक बोल सकते हो आप नॉर्मली, 1960 तक। ठीक है? मतलब वही अ पीरियड ऑफ डिकेड। तो इस टाइम पे इन लोगों के बीच में काफ़ी टेंशन हुई, मतलब दोनों कम्युनिटीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट हो गई। सो द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर अक्यूट इन ब्रुसेल्स। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी वो किसकी थी? ब्रुसेल्स की थी। क्यों थी? क्योंकि भाई ब्रुसेल्स तो फंस चुका था ना। कैसे फंस चुका था कि जो लोग वहाँ पर पूरे कंट्री में जो मेजॉरिटी में हुआ करते थे डच पर्सन्स, वो यहाँ पे क्या है? माइनॉरिटी में हैं, और जो वहाँ पे माइनॉरिटी में हुआ करते थे फ्रेंच पीपल्स, वो यहाँ पे मेजॉरिटी में है, तो यहाँ की कंडीशन तो और ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है? सिंपल है। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुई।
अब यहाँ पे हमें नीड पड़ेगी किस चीज़ की, पावर शेयरिंग की। यानी अगर आप दोनों कम्युनिटीज़ को सिंपली पावर दे दोगे, दोनों ही कम्युनिटीज़ को कोई ना कोई पावर रखोगे आप उनके हाथ में, या उनको डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी प्रोवाइड करोगे, तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर यहाँ पे कोशिश करी मेजॉरिटी वालों ने माइनॉरिटी को सप्रेस करने की या दबाने की, या माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश करी, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब यही चीज़ आती है जो हमें बताएगी कि पावर शेयरिंग कितनी ज़रूरी है। अगर आप पावर शेयरिंग करोगे तो क्या होगा और नहीं करोगे तो क्या होगा। तो अभी हमने आपको देखो, पहले तो पावर शेयरिंग की जो इंट्रोडक्शन था वो हमने एक्सप्लेन किया, फिर हमने बेल्जियम की स्टोरी एक्सप्लेन करी। अब आप इसको थोड़ा एक बार रिपीट करिएगा, और बाकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अब कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे दूसरी स्टोरी, क्योंकि हमको तो 2 स्टोरी पढ़नी है और अभी तक हमने 1 स्टोरी पढ़ी है। अब हम देखेंगे श्रीलंका की स्टोरी। अब श्रीलंका की स्टोरी जब हम कल पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे वहाँ की क्या सिचुएशन थी। ठीक है, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ इसको एक बार देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछेगा, और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिसको भी नीड है इसकी। ओके, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।